Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Shrafat Afzal. Today we discuss the course code 6565 unit number 5. So students, इससे पहले हम जिन टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उनमें 6565 की यूनिट नंबर 1 को 2, 3 एंड 4 को हमने ब्रीफली एनालाइज कर लिया है। आज हम यूनिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस, इस यूनिट नंबर 5 का जो टॉपिक है यह है मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच टू एजुकेशन प्लानिंग। मैन पावर, द रोल ऑफ मैन पावर इन एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें जिन जिन टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं उनमें है टाइम लैग, मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच, मेथड्स ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, productivity change and occupational definition. So let's start our video with introduction. Introduction, dear students, the idea that education planning and development should be based on the society needs rather that in response to individual need was suggested in previous units. तो जिस तरह के हम माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी डिस्कस द इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल थिंग्स और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। फिर हम जब मैक्रो की तरफ चलते हैं तो वी आर डिस्कस ऑन एग्रीगेट बेस ऑफ द इकोनॉमी। इसी तरह इकोनॉमिक एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी की नीड है, नॉट फॉर एनी नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। जिस तरह के ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज ओवरऑल सोसाइटी जो है उसको गेट अ बेनिफिट फ्रॉम द एजुकेशन। सो एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो बेस करती है ऑन एग्रीगेट बेस पे, नॉट अ सिंगल सोसाइटी नीड पे हम देखते हैं, नॉट अ इंडिविजुअल नीड। ये कोई इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी इसमें नहीं होती है। द सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोजल of the education planning is one way of allocating the resources in according with the society needs. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं, we know that in economics we discuss that economics is the branch of science which deal with the limited resources and unlimited wants. लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अनलिमिटेड वांट्स को कैसे वी मीट देम, सो वी हैव अ मेक अ प्लानिंग अबाउट दिस resources, allocation of resources. So here is also discussed in this scenario that in society, our society's need is unlimited but resources are limited. So इन सोसाइटी के अंदर से जब हम रिसोर्सिस को अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक डेफिनेशन जब एलोकेट करते हैं तो वहाँ से हमें एजुकेशन और प्लानिंग के थ्रू हमें बेस्ट जो है आउटपुट मिलने के लिए हम ऐसी एफर्ट करते हैं। हाउएवर, एज वी शोड एज अ टेक्निक फॉर प्लानिंग, इट इज सफर फ्रॉम नंबर ऑफ serious definition series definition deficiencies, among which the problem that it is short term planning method whereas the education cycle is long term. So when we allocate these resources, no? Yeah, for these allocation of resources we face a lot number of difficulties because our resources are limited and wants are unlimited. So here we see that over planning method, the method of planning which we choose in this scenario, which is a short term, but economic planning or education planning cycle is a long term because it is a long run investment as compared to short run. इसकी क्या एग्जांपल है स्टूडेंट्स के, एजुकेशन जो है ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर 20 or 22 or 23 year after a graduation, a man should get a return to the society, but in it is a
so huge time इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन मोर देन 10 ईयर जो होता है वो लॉन्ग रन उसको कहते हैं बट उस लॉन्ग रन के लिए हमें बहुत सारी लॉन्ग रन प्लानिंग करनी चाहिए लेकिन जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती हैं वो शॉर्ट रन होती हैं 2 ईयर 5 ईयर बिकॉज जो हमारा टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता है वो बड़ी वेरी शॉर्ट होता है सो ये हम प्लानिंग शॉर्ट रन की करते हैं बट एजुकेशन प्लानिंग जो होती है उसका जो सिनेरियो होता है वो लॉन्ग रन होता है इसलिए हमें काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना होता है इन एडिशन इट इज़ अ टेक्निक दैट indicate only the direction in which education resource should be allocated rather than provide the previous number of educated manpower that are needed तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इट इज़ अ टेक्निक दैट इंडिकेट ओनली अ डायरेक्शन जो हमें बताती है इन एजुकेशन रिसोर्सेज जो होते हैं वो शुड बी एलोकेटेड रादर देन प्रोवाइड द प्रीवियस नंबर तो हमें हर साल जो है एजुकेशन प्लानिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है रादर देन प्रीवियस नंबर को हम देख के इसमें देखें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही होती है हमारी और जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं डेथ रेट फिर बर्थ रेट ये सारी चीज़ों को देख के हम प्लानिंग करते हैं इफ़ however there is a clog link between the country manpower structure and economic growth rate then the planner can use this link as a base for forecasting the manpower तो जो है क्लोज लिंकेजेस हैं बिटवीन द कंट्री मैन पावर स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो जितना मैन पावर ज़्यादा होगा एफिशिएंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसी को बेस बना के इकोनॉमिस्ट इसकी फोरकास्टिंग करते हैं अगर ह्यूमन कैपिटल हमारा अच्छा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी इकोनॉमिक प्लानर अच्छे होंगे तो हमारा जो है ग्रोथ रेट भी इंक्रीज करेगा rather than it goes toward down टाइम लैग अब स्टूडेंट टाइम लैग की क्या बात है अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो हमारा टाइम लैग इन इकोनॉमिक मीनिंग वी से दैट इफ ओवर ग्रोथ रेट इज वाई तो वाई टी इट्स मीन दैट करंट टाइम ऑफ करंट ईयर वाई टी -1 टाइम ऑफ प्रीवियस ईयर यानी एक साल जो गुजर चुका हो वाई टी -2 2 साल वाई टी -3 3 साल इस तरह अगर आगे की फॉरकास्टिंग करें लैग की वाई टी करंट वाई टी+1 फ्यूचर एक ईयर 1 ईयर फ्यूचर वाई टी+2 2 ईयर फ्यूचर so it is important to understand how the short run education planning can give a rise to the manpower imbalance we should we can show this by using the demand and supply diagram describe as units to elaborate the concept of curve of cycle ये curve of model है dear students it is also used in agriculture products so if we going toward the planning so it is important to understand जो short run हमारी planning होती है वो हमारे मैन पावर जो मैन पावर होता है उसको इम्बैलेंस कर देती है क्यों इम्बैलेंस करती है क्योंकि हमारी जो जनरेशन होती है वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड होती है चाइल्डहुड 0 से 15 ईयर चाइल्ड फिर 15 से लेके 35 ईयर यंगेस्ट और 35 से आगे जो 50 ईयर वो ओल्ड लोग होते हैं तो जून जून क्या होता है कि जो लोग जिन लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो वो गोइंग टू वार्ड द रिटायर्ड और वो अपना इंस्टीट्यूशन से अपना लिंक ख़त्म हो जाता है उनका और सम पीपल आर डाइड तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि हमारा मैन पावर इम्बैलेंस होता है जिसको हम डायग्राम डिमांड और सप्लाई के साथ शो कर सकते हैं दिस इज़ अ डिवाइस used by the economists to describe the condition in which market where time lag are important ये हमें डायग्राम बताएगी ये टेक्निक के टाइम लैग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्ले आ इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक well-being or economic growth when they are analyzing the demand and supply of the commodities such as wheat or tea where there is a year or more between in the time when the producer plant is cropped and time of harvest लेकिन ये जो आपके पास वीट्स या ये जो राइस आपको मिलते हैं इसमें भी एक टाइम लैग होता है डियर स्टूडेंट इट्स मीन दैट कि अगर इस साल जो गंदम काश्त की जाती है वो इसी साल कंज्यूम नहीं होती है बल्कि
आप जो गंदम या जो चावल कंज्यूम करते हैं वो स्टोरेज होते हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे वो स्टोर कर दिए जाते हैं फॉर द ईयर ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, 2 साल या 1 साल के लिए वो स्टोर कर दिए जाते हैं। आफ्टर स्टोरेज जो न्यू क्रॉप जो होते हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं, और हार्वेस्टिंग के बाद हम जो 2 ईयर स्टॉक को जो हम हमारे पास स्टोरेज होती है उसको हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो न्यू स्टॉक आ रहा होता है 1 ईयर का वो हमारे पास आके वो वेयर हाउस में ऐड हो जाता है। तो इस तरह 1 साल या 2 साल का टाइम लैग होता है जिसको जिसके थ्रू ये गैप जो होता है वो हमारे पास इस चीज़ को क्या नाम है बता रहा होता है कि हम इस साल कितनी कंजम्पशन करेंगे या नेक्स्ट ईयर कितनी। द गैप मीन दैट although the demand of at any one time is determined by the current price of the commodity। तो डिमांड जो होती है वो करंट पे होती है, हमारी जो कमोडिटी होती है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है उसकी लोग डिमांड करते हैं, वो फिनिशिंग गुड्स होती है, तो उसको करंट प्राइस में मेजर किया जाता है। द सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय प्राइस प्रिवलिंग दैट क्रॉप्स वाज प्लांटेड। तो सप्लाई जो होती है वो प्रीवियस ईयर की होती है जिस ईयर से वो क्रॉप जो होती है उसको पैदा किया जाता है। तो वो सप्लाई की जो प्राइस होती है उसमें टाइम लैग होता है, बट डिमांड इज बेस्ड ऑन द करंट प्राइस ऑफ मार्केट। इफ द शॉर्टेज पुश ऑफ द प्राइस, अगर वो देखें गंदम की शॉर्टेज हो जाती है इट्स मीन दैट कि आपकी जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सप्लायर में ओवर रिएक्ट एंड प्लान टू मच। सप्लायर क्या करते हैं फिर, वो जब देखते हैं कि प्राइस शॉर्टेज हो गई तो वो हार्वेस्ट करते हैं, वो प्लांट को ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा यानी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड सिचुएशन। इन दिस फॉलोइंग ईयर द प्राइस विल फॉल शार्पली बिकॉज देयर इज नो एक्सेस सप्लाई। तो नो एन एक्सेस सप्लाई, इस साल अगर अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए, किसी चीज़ की क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ जाए तो उसकी प्राइस लो हो जाती है। जब प्राइस लो होगी तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस फॉल हो जाएंगी, और उसकी इसकी रीज़न क्या होगी, एक्सेस सप्लाई होगी। अगर हम ये देखें डायग्राम में तो हमारे वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है। तो ये सप्लाई ऑफ कॉटन और डिमांड फॉर कॉटन, ये जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जितनी प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई भी कम होगी। बट डिमांड हैज नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी। दे आर इक्विलिब्रियम एट प्राइस, ये कैपिटल ए वेयर ए ऑन स्मॉल ए ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड स्मॉल बी ऑन हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास ये जो इसका है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। जब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो देखें यू कैन नाउ सी दैट द मॉडल शोज इन द फिगर दैट द सीरीज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन each one of the which cause the consumer or producer to overreact, the market will gradually reverse to the equilibrium at o. The term curve of refer to the sharp shape of graph. If the slope of the demand and supply curve will different, the graph will be look different. In same circumstance, the fluctuation in prices would be laid away from the इक्विलिब्रियम rather than towards। देखें एट इनिशियली हम देखें तो हमारी सप्लाई और डिमांड ए पोजीशन पे थी, स्मॉल ए और स्मॉल बी पे। अगर हमारे पास प्राइजेज कम हो रही हैं, ये देखें ए से प्राइजेज एम की तरफ आ रही हैं, इट्स मीन दैट कि हमारे पास क्या हुआ है कि प्राइजेज एम की आने की वजह से हमारी सप्लाई इतनी कम हो गई है और डिमांड इतनी बढ़ गई है। ये देखें सप्लाई एन है और डिमांड क्यू है, इट्स मीन दैट दिस इज एक्सेस डिमांड। जब डिमांड एक्सेस हो जाएगी तो हमारे पास प्राइस ऑटोमेटिकली गोइंग टूवर्ड द पोजीशन ए की तरफ जाएंगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो जो प्रोड्यूसर है या सेलमैन है वो प्राइस को बढ़ा देगा, तो वो टूवर्ड गोइंग टूवर्ड द इक्विलिब्रियम। ये देखिए यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगी और फिर इक्विलिब्रियम।
अगर ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो प्राइजेस बढ़ के ए से पी की तरफ चले जाएं, पी की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे पी से आगे जो ये लाइन है ये एक्सेस सप्लाई को शो करती है। इट्स मीन कि सप्लाई हमारे पास बढ़ गई है और डिमांड इतनी कम है, तो जो प्रोड्यूसर है ऑटोमेटिकली उसको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करके चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। जब प्राइस कम होगी तो दिस आल्सो गोइंग टू वर्ड, और लास्ट में क्या होगा कि आफ्टर एट लास्ट all things are goes toward the equilibrium position. This is called the curve worm model. ये curve worm model जो है ये बेसिकली दिस मॉडल इज जनरेटेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और इसमें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का प्रोसेस है कि अगर आपकी डिमांड एक्सेस डिमांड हुई है और प्राइजेज एकदम जो है वो बढ़ जाएंगी, और एक्सेस सप्लाई है प्राइजेज कम होंगी, तो जो है प्राइजेज कम होने की वजह से ये मूव टू वर्ड द इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। और अगर प्राइजेज ज़्यादा ज़्यादा होती जाएं कम ना हो, या कम होती जाएं ज़्यादा ज़्यादा वापस इंक्रीज ना हो, तो ये मॉडल जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम से दूर हट जाएगा या इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कर्व ऑफ मॉडल। नेक्स्ट, द मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच। This method of planning is essentially about the forecasting the future demand for education power। इसी तरह देखे ना, जो मेन होता है ये एक सप्लाई साइड इकोनॉमी है, सप्लाई साइड फैक्टर है, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है, इंसान जो है वो बेसिकली देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड जो है, मैन पावर जो है, एजुकेशन जो है, ये सप्लाई साइड है, और इसको भी हम इसी तरह फोरकास्ट करेंगे अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर डिमांड एंड सप्लाई। द टर्म डिमांड इन दिस केस इज यूज in a rather different sense from the way of economists use it, and because of this it is worth revealing for a few moments of its meaning, the definition of two terms with which it is often confused। अब देखें जिस तरह वहाँ पे इकोनॉमिस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती हैं, तो इसमें थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट है। Demand for manpower, as the economists use the term demand, refer to the number of workers of whatever the category that will be employed at given wage। तो नंबर ऑफ वर्कर जो है, जो प्रोड्यूसर को चाहिए होंगे एक गिवन वेज के अंदर, उसको डिमांड करेंगे, मैन पावर की इसको डिमांड कहेंगे। Requirement for manpower refer to the number of worker of any given category who will be required to produce the level of output। So given the production technique, तो number of labor जो required होंगे to get the output or maximum output, और उसमें टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन टेक्निक्स के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि ये मैन पावर है। रिक्वायरमेंट इज दस यूज इन द टेक्निकल सेंस, इसको हम टेक्निकल सेंस में भी देख सकते हैं। मेथड ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग। मैन पावर जिस तरह इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको फोरकास्ट करने के कौन कौन से मेथड विच विल बी यूज फॉर फोरकास्टिंग द मैन पावर। मैन पावर forecaster caster who use the manpower requirement approach to planning use demand in second sense। So many people of the given skill and education are required to achieve the growth target। तो अब इसमें हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं वो है ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल में हमारे पास एजुकेशन सेंस। तो डियर स्टूडेंट, जब हम मैन पावर की बात करते हैं तो मैन पावर के अंदर हमें दो, एक तो प्रोड्यूसर कितना डिमांड कर रहा है, और सेकंड वो किस तरह के वर्कर की डिमांड कर रहा है। ये दो चीज़ें, जिस तरह हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को देखते हैं तो वो डिमांड सिंपली होती है। यहाँ पे हम जब डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो किस तरह के वर्कर की डिमांड कर रहा है और कितने वर्कर की डिमांड कर रहा है। सो मैनी पीपल ऑफ अ गिवन स्किल्स एंड एजुकेशन आर रिक्वायर्ड टू अचीव द ग्रोथ टारगेट। बहुत सारे लोग हमें चाहिए टू अचीव द ग्रोथ एंड टारगेट के लिए। सो टू यूज any analogy from flying, if PIA want to have a flight from Karachi to Islamabad, it will be required not only a plane but also pilot,
co-pilot, and navigator. This method of education planning come into the variety of forms. तो इसमें देखें ना कि मैन पावर की जो डिमांड है वो डिफरेंट सेंस में आ रही है। जिस तरह एक जहाज़ है, पीएई का जहाज़ है, उसके अंदर हम देखते हैं पायलट कितने हमें चाहिए, को पायलट कितने चाहिए, नेविगेशन जो होते हैं, जो राडार को रीड करते हैं, जो एरोप्लेन की जो वो होती हैं रूट्स होते हैं उनको रीड करते हैं, वो कितने चाहिए। तो इन सब को देख के हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दिस मेथड ऑफ एजुकेशन प्लानिंग कम इनटू द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। नंबर वन, द एम्प्लॉयर्स ओपिनियन मेथड्स। इसमें सबसे पहले जो मेथड फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है कि सबसे पहले जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हायर करते हैं मैन पावर को, उनका जो है उनकी ओपिनियन, उनकी राय को देखा जाता है। दिस मेथड दिस मेथड simply consists of asking the employers how many workers and what kind of they plan to employ in the next few years। तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपको कितने वर्कर चाहिए और किस तरह के वर्कर चाहिए, आया कि आपको पायलट चाहिए, को पायलट चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए, एजुकेटिव स्टाफ चाहिए। इसके थ्रू देखा जाता है कि नेक्स्ट ईयर में आपको कितने चाहिए, उसके मुताबिक फॉरकास्ट किया जाए, उसके मुताबिक उसी यूनिवर्सिटीज़ और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके मुताबिक जो है उन लोगों को एजुकेट करके वो आउटपुट जनरेट करें और उस इदारे को वो आउटपुट प्रोवाइड करें। सेकंड जो मेथड, द इंक्रीमेंटल लेबर आउटपुट रेशो टर्न मेथड। द टर्म्स labor in this method refer to the particular labor categories and the output to industrial and national output. The trend in which ratio of labor to output it is used to estimate the future manpower need। तो किसी भी कंट्री की जब जीडीपी को मैन पावर के साथ उसके लेबर जितने भी है नंबर ऑफ वर्कर्स उनके साथ डिवाइड करके जो हमारे पास एक फिगर आएगा उसके थ्रू हम देखेंगे कि कितने लेबर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, उसके मुताबिक वो लेबर की डिमांड करे। सो दिस इज द सेकंड मेथड टू forecast the manpower। The third method is the density ratio method। Density mean anything which is create a volume as well as वो जो है डेंसिटी किसको कहते हैं कि जो चीज़ जो है वो उसका वॉल्यूम भी हो और वो जो है उसका वजन वो भी हो, यानी वो एक वैल्यू रखती हो। दिस मेथड कंसिस्ट फर्स्टली ऑफ द estimating the stable fraction of the qualified manpower in labor force of any economic sector। तो इसमें सबसे पहले क्वालिफाइड मैन पावर जो लेबर फोर्स होते हैं उनका कितना जो मैं इसमें डिफरेंट जो मैन पावर्स होंगे उनको कैटेगराइज किया जाता है कि एजुकेटेड कितने हैं, नॉन एजुकेटेड कितने हैं। एंड सेकेंडली द अप्लाइंग दिस फ्रैक्शन टू demographic for cost of the total labor force as distributive among the various factors। पहले देखा जाता है एजुकेटेड कितने हैं और उनके बाद कैटेगराइज किया जाता है कि बाकी जो इंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट वेरियस सेक्टर्स हैं उनमें कितनी लेबर फोर्स अवेलेबल है। अल्टरनेटिवली technique can be applied to given ratio between two type of manpower, engineer to technicians। adjust can be made to improve the ratio such as a teacher pupil ratio। तो इस तरह देखा जाता है कि टीचर कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं उनके ऊपर डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैन पावर कितनी है और नेक्स्ट हमें कितनी मैन पावर चाहिए ताकि नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को वो एजुकेट कर सके। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द डेंसिटी रेशियो मेथड। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल कंपेरिजन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, दिस मेथड पर प्रिज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट वर्ल्ड मैन पावर ग्रोथ पाथ all the countries need in order to achieve the given level of output is to examine the manpower distribution of the country that has that output plan to achieve the similar manpower structure। के जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनकी अचीवमेंट को देख के, उनका लेवल ऑफ आउटपुट को देख के एग्जामिन किया जाए कि वहाँ पे किस टाइप की मैन पावर को ज़्यादा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
Similarly, this type of manpower to create the own country for getting the maximum output. The Mediterranean Regional Project methods, ये MRP methods भी use होता है. This method combine the aspects of the other approaches and proceed through six stage. इस MRP के जो मेथड्स हैं उसके 6 स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम जो है मैन पावर को फारकास्ट कर सकते हैं. नंबर वन, इट्स बिगिन विद द इनिशियल टारगेट GNP इन सम फ्यूचर ईयर. सबसे पहले हम अपनी जो हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट होती है जिसमें GDP या GNP को फॉरकास्ट किया जाता है इनिशियली. GDP को हर फ्यूचर ईयर के लिए टारगेट रखा जाता है कि इतना हमने GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाना है. This target GNP is broken down into major sector. There are three sectors used in this GDP consists of three sectors: agriculture sector, industrial sector, and services sector. तो इन ये लिखा भी हुआ है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट. तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस. सबसे पहले फ्यूचर ईयर के लिए GNP को टारगेट किया जाता है. उसके बाद ये जो GNP होती है इसको तीन सेक्टर जो मेजर होते हैं उनमें ब्रोकन डाउन किया जाता है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट. द एवरेज लेबर आउटपुट कोफिशिएंट इज अप्लाइड टू सेक्टोरियल और GNP targets, and this yield as forecast of labor requirement by sector or industry. So average level labor जो output coefficient, labor over output coefficient को is applied for sectorial GNP targets को, और जो yield हमारे पास आउटपुट आती है उसको forecast किया जाए ऑफ द लेबर रिक्वायरमेंट कि हमें इन एग्रीकल्चर में कितना लेबर चाहिए, इंडस्ट्रीज में कितना चाहिए और सर्विसेज में कितना चाहिए. The labor force is then distributed among the number of mutually exclusive occupation categories. कि हमारी जो लेबर फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. इंक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली अलग अलग. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इन सेक्टर को मिला जुला के अलग अलग हर सेक्टर के अंदर ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के मुताबिक कितने हमें वर्कर चाहिए होंगे. द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द लेबर फोर्स is converted into an education structure by estimating the formal education required to perform the occupation faithfully. तो फिर देखा जाए कि एजुकेशन किस सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है और उसमें एजुकेशन ऑक्यूपेशन के लोग कैसे जो है वो परफॉर्म करते हैं. लास्ट जो है, the figure compel and are adjusted to allow for death, retirement and immigration, and this replacement figure is added to additional manpower required to meet the target GNP. तो इसके अलावा जितने भी हैं, कोई अगर फोत हो जाए या इमिग्रेट कर जाए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाए जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, या उसकी डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, उनको छोड़ के बाकियों का देखा जाए कि वो GDP के टारगेट्स को जो बचे हुए लोग हैं वो कैसे मीट करते हैं. आफ्टर दिस कैलकुलेशन हैज़ बीन मेड वी हैव फोरकास्ट द डिमांड फॉर एजुकेटेड पीपल. उसके बाद हम फोरकास्ट करेंगे कि एजुकेटेड पीपल की कितनी डिमांड है कंडीशनल ऑन अचीवमेंट ऑफ द GNP टारगेट्स के GNP टारगेट्स के लिए. द इंटायर मेथड इज नीटली as summed up in following the identity for the collaboration. ये आप देखें xj over x, lj over x, kj over lj, ij over kj. A matrix is required to verify education in I and the occupation is k in industry, occupation k in industry. then x जो है वो हमारे पास ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, GNP है. XJ जो है GNP ओरिजिनेटिंग इन ईच इंडस्ट्रीज, XJ ओवर X जो हमारे पास है वो XJ जो है, ये देखें XJ
ये जीएनपी है, जो ओरिजिनेटेड जीएनपी है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और एक्स जो है हमारे पास टोटल जीएनपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल जे जो है लेबर जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है, और एक्स जो है टोटल जो हमारे पास आउटपुट है। एल के जो है लेबर फोर्स इन ईच ऑक्यूपेशन, और जो ऑक्यूपेशन है उन पे, और एल जे जो है वो लेबर जो है इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रहा है, लेबर फोर्स विच ईच लेवल ऑफ इंडस्ट्री। सो एल आई जो है वो लेबर फोर्स विच इंच लेवल, और एल के जो है वो जो लेबर यूज़ हो रहा है काम पे इन इंच ऑक्यूपेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस आइडेंटिटी टेल अस द नंबर ऑफ वर्कर education program in J depend upon GNP, the proportion of GNP originating in industries J, the output of worker in industry J, and I is the proportion of worker in occupation of K in industry of J, and the education of worker in occupation K. सो दिस मेथड, अगर इस तरह का मेथड हम यूज़ करके हम अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा के हम अपना लेबर फोर्स जो है एजुकेटेड लेबर फोर्स को हम टारगेट कर सकते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेशंस हम कितनी इंक्रीज कर सकते हैं। 3.2 की तरफ जाएं तो इवेल्युएशन ऑफ मेडिटेरियन रीजनल प्रोजेक्ट, हम अगर देखें तो ऑल द एम आर ए मेथड जो हमारा जो रीजनल मेडिटेरियन रीजनल प्रोडक्ट मेथड डिस्क्राइब अबव कैन अप्लाइड इन डिटरमाइन आइदर अ कंट्री नीड फॉर अ स्पेसिफिक ओक्यूपेशनल और एजुकेशन कैटेगरीज। तो या इसको हम पेशे के लिहाज से देख सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर में है या सर्विसेज में है या इंडस्ट्री में है, या फिर एजुकेशन के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, साइंटिस्ट। For example, to achieve a growth target or the country total need for qualified manpower. The MRP method was used by the PANs to estimate overall the manpower needs of 6 European countries, all boarding the Mediterranean, hence it is named. Since MRP is the most famous example of application of MRA, we shall learn from the evaluation of project undertaking by the Hoster 1966 on the behalf of Organization for Economic Cooperation and Development। वहाँ पे ये इकोनॉमिस्ट है जिसने ये मेथड दिया था। We shall then in sector 3.2 provide the general evaluation of planning. After Astler evaluations relied on the basis of method of analysis, वो क्या कहता है sensitivity analysis, which involved taking the key 6 variables or assumptions, changing it slightly and reworking to estimate see how the sensitivity to final result to change। सबसे पहले वो कहता है कि हम मुख्तलिफ वेरिएबल लेके 6 वेरिएबल लें, की वेरिएबल उनकी एजम्पशन, वही वेरिएबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट, अदर सेक्टर आउटपुट, फिर लेबर इंडस्ट्रीज के अंदर कितना है, सर्विसेज के अंदर कितना है, तो उनको देख के हम एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करके हम फाइनल रिजल्ट चेंज करते हैं। सोर्स ऑफ चेंज टेक्निक एनालिसिस, इसमें हम देखें लेबर सोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है, विच इन्वॉल्व एस्टिमेट हाउ मच ऑफ द टोटल चेंज इन फिगर इज caused by each of the various factors that together determine it. Let us use the sample used earlier and write a equation for required number of worker in occupation K in industry J. This equation states that number of worker is determined by 4 factors। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर हैं उनको हम डिटरमिन कर सकते हैं 4 फैक्टर से। सोर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह के एक लेबर जो है इंडस्ट्रीज़ में कितना लेबर हमें चाहिए, सर्विसेज में कितना चाहिए, एग्रीकल्चर में कितना चाहिए। द नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन एज परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन ईच इंडस्ट्री एल के जे ओवर एक्स जे आई। The productivity of labor in each industry expressed in a labor output coefficient LJ over XJ। XJ तो total GDP, LJ
जो इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर है, एल जे जो इंडस्ट्रीज की आउटपुट है, द इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी एन पी एक्स जे ओवर एक्स आई, द लेबर ऑफ जी एन पी इज एक्स। इस तरह इसको हम डिवाइड करके इनकी रेशो फाइंड आउट करके हम लेबर की एस्टिमेशन कर सकते हैं। The purpose of source of change analysis is see how much of the total change in number of worker can attribute to estimate the change in four factors. This is the important because during the forecasting period, in factor may be expected to change. Some factor may by themselves cause and increase the number of workers in the occupation, others may cause a decrease। यानी इसका मतलब ये है कि हम चेंज फैक्टर के अंदर देखेंगे कि किस ऑक्यूपेशन में कितने ज़्यादा बंदे आ जाते हैं और दूसरे ऑक्यूपेशन में कैसे कम होते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज की रेशियो देख के हम चेक कर सकते हैं। Evaluating a manpower requirement approach. In this section, we shall apply two criteria to evaluate the MRA to educational planning. First, we shall examine the source of education plans that were based on the model. Second, we shall critically examine the assumption on which the model is। सबसे पहले हमने वेरिएबल जनरेट करने हैं कि इस मॉडल के अंदर कितने वेरिएबल हैं और उसके ऊपर हमने एजम्पशन लगानी है, जिस तरह के हम एज्यूम करते हैं कि अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। ये वेरिएबल होंगे जिसके थ्रू ये मॉडल जनरेट होगा, बाकी चीज तमाम जितने भी वेरिएबल हैं वो रिमेन कांस्टेंट। At the outset, we shall point out one problem with examine the actual forecast. If the forecast of manpower requirement was conditional upon to achieve a given target is not achieved, it is impossible to conclude that forecast was wrong. Most manpower forecasts are unfortunately single value, and since the expected GNP is rarely achieved, satisfaction of method by comparing the prediction to output is not possible. This problem is evaluating manpower forecast can be depicted diametrically. सो देखें कि द मैन पावर रिक्वायरमेंट हाइपोथेसिस जो है, जहाँ पे दो तरह के हाइपोथेसिस हैं, एच नॉट और एच वन। यानी हमारे पास मैन पावर टारगेट और जीएनपी टारगेट, हिट हिट फॉरकास्ट कंफर्म। अगर मिस हो जाए, अगर हमें, यानी देखें इधर वर्टिकल एक्सिस में है हमारे पास हिट और मिस। इसका हिट का मतलब हमारी सही निशाना लग गया और मिस का मतलब है कि हमने मिस कर लिया। मैन पावर को जो हमने एलोकेट किया है, अगर वो हिट हो जाता है और हमारे पास जीएनपी का टारगेट भी हिट हो जाता है, ये देखें वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल में हमारे पास हिट और मिस लिखा हुआ है, हिट ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है। इट्स मीन कि हमारी फॉरकास्ट जो है कंफर्म है कि हमने जो जितनी हमने जीएनपी के लिए टारगेट रखा वो भी अचीव हो गया, और हमने जो मैन पावर की फॉरकास्ट की है कि अगले साल इतना हमें चाहिए वो भी हो गया, तो हमारी फॉरकास्ट जो है वो कंफर्म हो गई है। अगर हमारे पास ये हो कि मैन पावर टारगेट तो हिट हो जाए लेकिन हमारे पास जीएनपी टारगेट मिस हो जाए, तो ये बोटल नेक अदर देन मैन पावर, ये हमारे पास ये मिस हो गया, तो इट्स मीन दैट कि हमारा ये तो हिट हो गया कि मैन पावर तो हमने रिक्वायरमेंट जनरेट कर ली लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से ये हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर हमारे पास मैन पावर मिस हो गया और जीडीपी ग्रोथ रेट जो टारगेट है वो हमारा हिट हो गया, तो इट्स मीन दैट कि मैन पावर वो हम जनरेट इतना नहीं कर सके जो उस जीडीपी को जीएनपी को संभाल सके, तो हमारे पास फॉरकास्टिंग क्या होगी, फेल होगी। अगर दोनों हिट हो जाएं, ये गेम थ्योरी है, तो ये फॉरकास्ट हमारी कंफर्म है। तो ये बेस्ड ऑन ब्लॉग 1972 में इसने ये क्राइटेरिया अपना, अगर दोनों मिस हो जाएं, ये भी मिस हो जाए ये मिस हो जाए, तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। The production function has been defined as the function that gives the maximum output that can be obtained at existing state of knowledge from all the possible qualities of inputs। तो देखें कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन होता है ना, क्या इज द फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम लेबर की डिस्कस कर रहे हैं, मैन पावर की डिस्कस कर रहे हैं, तो वेरियस क्वालिटी ऑफ द मैन पावर नॉलेज
मैन पावर को हम इनपुट में डालते हैं और उससे हमारे पास आउटपुट जो है वो एजुकेटेड पीपल आते हैं। प्रोपोनेंट ऑफ MPRA यूज फॉर aggregate production function either implicitly or explicitly to determine the future manpower needs। तो हमें एग्रीगेट बेस पे हम आउटपुट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज दे अज्यूम दैट it is a valid to lump together all the input is economically land, labor, capital and to work out of the relationship between inputs and output। यानी जो हमारे पास जीडीपी बनता है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में हमारा लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, लैंड आ गई। फ्रॉम द कैलकुलेशन इट इज possible to say that how many engineers for example are needed to produce the GNP। GNP हमारी आउटपुट है, इनपुट हमारा लैंड लेबर कैपिटल है। तो लेबर के अंदर हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे पास वर्कर हैं, ये सारे इनपुट्स में आते हैं। देयर इज हाउएवर द नो थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर यूज set of production function। We shall not clear consider the theoretical issue here, but those interested will be find them fully exposed by plug 1972। so अगर देखें हमारे पास एजुकेटेड लेबर है और अनएजुकेटेड लेबर है। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास एजुकेटेड लेबर है जो 0, 2, 4, 6 और 8 की रेशियो में है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अनएजुकेटेड लेबर हैं जो 5, 10, 15 और 20 की रेशियो में है। तो देखिए अनएजुकेटेड 10 लेबर होंगे तो वो हमारे पास एक्स प्रोडक्ट बनाएंगे जो 100 होगी, और एजुकेटेड 4 लेबर होंगे। इस तरह अनएजुकेटेड 15 लेबर हमारे पास 150 यूनिट, वो 6 लेबर जो एजुकेटेड होंगे वो प्रोवाइड है। प्रोडक्शन आइसो काउंट, ISO count of the combination of input which give us the same level of output is called the ISO count curve। Figure 3 shows that the producer 100 unit of X are required to 10 uneducated worker and 4 educated worker. To increase the output 150 unit of X required 15 uneducated worker and 6 educated worker। If there has no increase in the uneducated worker, the production would be remain at 100। अगर if there is no increase in uneducated worker तो हमारे पास प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 100 ही रहेगी। So production would have been remain on the same production as only at a point y point के ऊपर as opposed to point x। The productivity change to assess that country required more engineers or any category of the labor to increase the national output implies our knowledge of future relationship of input of engineer to production and consequent output। In other words, planner must know how much output an engineer will be produced in period for which the forecast is made। In economics term, there must be knowledge of the labor utilization coefficient referred to previously, the ratio of engineering to output। तो हमें यहाँ पे मोर इंजीनियर रिक्वायर्ड होंगे फॉर गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट। अगर इंजीनियर हमारे पास नहीं होंगे वी कांट बी गेट द टारगेट टू अचीव द टारगेट्स। सो इसके लिए हमें कोफिशिएंट रिक्वायर्ड होगा कि इंजीनियर टू आउटपुट, रेशियो ऑफ इंजीनियर, नंबर ऑफ इंजीनियर कितने और हमारे जीडीपी पे कितना इनका शेयर है। occupational definition, most manpower plans make forecast of the occupational requirement of the different economic sectors, then translate the occupational forecast into the education requirement। To be able to this, it is necessary to assume that non-ambiguous discrete definition of occupational group exists। The occupation must be defined as a term of tasks that are performed in a job, that is it is necessary to have a job description। तो आप देखें कि ओक्यूपेशन के साथ भी हम रिक्वायरमेंट कर सकते हैं कि किसका क्या पेशा है और किसका क्या पेशा है। एजुकेशन के पेशे के साथ कितने लोग ऑक्यूपेशन मंथली के या दूसरे,
This description must then be translated into educational requirement by analysis of skill need to perform the job. This is called the job satisfaction. Until both these are carried out of the conversation of occupation into the education can only be inspired piece of guesswork. It is necessary to define the occupation in terms other than those of education or training. And there is done question about the optimum utilization of education manpower or preclude. For example, question about the economic cost and benefit of the people with different type of level of education perform particular job or rollout. Question about the substitution ability about their question about the occupation mobility despite the need for this separating occupation definition from educational requirement it has no been attempt any forecast. तो occupation का मतलब ये है कि हम we can also forecast with occupation के how many हमें टीचर कितने रिक्वायर्ड हैं for we have required engineers and doctors and other fields. तो उसके लिहाज से हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहते हैं हमें डॉक्टर नीड्स होंगे नेक्स्ट ईयर इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के लिए याद इससे भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस द एम आर ए assume that the relationship between labor inputs and between labor and capital is determined by technological requirements and not by market force. तो ये चीज़ें हमें टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं लेबर और कैपिटल ना के मार्केट फोर्सेस हमें बता रही होती हैं change in the price and cost are ignored in drawing the manpower plan as they are assumed not on influence other by demand for cost of production labor and capital are the supply of factor of production to examine the validity of this assumption it is convenient to divide the discussion into the conversation of effort on form of change in the price wage and that affect the individual change in the price wage we have already presented तो हमारे पास ये डिमांड और सप्लाई नहीं बल्कि हमारे पास प्राइसेस बता रही होती हैं कि अगर वेज रेट कितना बढ़ रहा है तो लेबर की डिमांड कितनी हो रही है वेज रेट कम हो रहा है लेबर की डिमांड कितनी कम हो रही है वेज रेट अगर बढ़ रहा है सप्लाई कितनी हो रही है और डिमांड कितनी हो रही है इट डिपेंड अपॉन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस on this mechanism. Supply effect is one also an important factor in which we say that कि लेबर जो है वो सप्लाई साइड फैक्टर है जितनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी प्राइसेस कम होंगी इसकी वैल्यू कम होगी लेट्स टर्न टू द सप्लाई इफेक्ट इट इज यूजुअली इन इकोनॉमिक to view that the current pricing and allocation of factor of production are determined by the supply and demand forces. In the MRA, there is something of the double thing about what determine the allocation of labor. That is about what factor determine the present occupational and education mix. Refer to the combination of occupational and education groups used in production. It is used to determine the future manpower requirement. In so doing, the proponent of MRAR assume that the mix is demand determinant. They may make this assumption is drawing up their plan, though they concept that current mix is the result of demand and supply forces. तो जितनी सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सेस सप्लाई होगी आपकी वेज रेट कम हो जाएगी जब एक्सेस डिमांड होगी वेज रेट बढ़ेगी इट्स ये मॉडल ये भी बताता है कि हमारा सप्लाई साइड जो इफेक्ट है वो भी इस मॉडल के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ सप्लाई इफेक्ट employer's opinion. Employer's opinion is one and other assumption that is also impact on the labor force. A common practice in manpower planning is to establish need with the reference to gap between the future supply of qualified manpower and future demand for qualified manpower for aggregating employer forecasting of further requirement के हमारी यानी forecast किया जाता है
कि मैन पावर की सप्लाई कितनी है और जो है एम्प्लॉयर्स कितनी डिमांड करेगा। अगर जो मैन पावर जो है क्वालिफाइड कितने मैन पावर चाहिए एग्रीगेट एम्प्लॉयर्स के लिए टू forecast द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो ये आल्सो भी डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयर ओपिनियन के एम्प्लॉयर को कितनी मैन पावर चाहिए और उसकी क्या ओपिनियन है अबाउट द मैन पावर। समटाइम द precise figure are calculated at other times. The aggregation of employer opinion rather than precise estimate given rise to claim of needed. In both cases, it is assumed the firm forecasts their future need and have to manpower plan। तो वो जो एम्प्लॉयर नीड होता है उससे सर्वे किया जाता है, उसे पूछा जाता है कि आपको कितनी मैन पावर चाहिए और उसकी जो ओपिनियन ली जाती है। दिस ओपिनियन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द रिसर्चर टू रिसर्च अबाउट क्या टू forecast द फ्यूचर एम्प्लॉयर जनरेशन एम्प्लॉय जनरेशन। इंटरनेशनल कंपेरिज्म किया जाता है कि मैनी forecast of the future requirement are for education manpower make use of a international। देखा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने लेबर रिक्वायर्ड हैं, सर्विसेज में और कितने चाहिए, तो उसको देख के कंपेयर किया जाता है कि फ्यूचर में किस तरह की डिमांड होगी। जिस तरह के स्टूडेंट तैयार किए जा रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर जब स्टूडेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उनको सिखाया जाता है कि फ्यूचर में उन्होंने किस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है और किस किस नेचर की जॉब में वो सेटिस्फाई होंगे। जिस तरह के पहले लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर में होते थे, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रीज में चले गए, फिर सर्विसेज में चले गए, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। The assumption being that the educational planner can learn from the experience of other country about their relationship between the education and economic growth। Underlying this notation is that idea that there is some international manpower growth path। In Pakistani planner, for example, want to achieve the same per capita income as the US, they invest on education similar way। तो अगर पाकिस्तान वालों को भी चाहिए सेम पर कैपिटा इनकम के जो पॉपुलेशन है उस पे जीडीपी को पॉपुलेशन पे डिवाइड करके हमें इनकम चाहिए, तो उसके लिए हमें यूएसए की टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर कोर्स वर्क। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।